नमस्कार दोस्तों, हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 30 अगस्त 2023। आज न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए मैं करूंगा। हर्षि सर का कुछ फैमिली इमरजेंसी है, इसलिए आउट ऑफ स्टेशन है। शायद कल और परसों भी मैं ही आपके लिए डेली न्यूज़ एनालिसिस लेके आऊँगा। एडिटोरियल आर्टिकल्स जो है अलग सा एक वीडियो में हर्षि सर कवर करेंगे। अभी के लिए हम 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से न्यूज़ है दोस्तों? वन इज एलपीजी प्राइसेस को सेंटर ने स्लैश किया है बाई 200 रुपीज़। इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, आसाम में एक हुलो गिबोन सेंचुरी है, उधर का रेलवे ट्रैक को डाइवर्ट करना चाहिए करके कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है, वो देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंटर से JNK का स्टेट्यूट आप कब रिस्टोर कर रहे हो, आपका क्या प्लान है, वो देखेंगे। फिर इंडियन आर्मी कुछ प्राइवेट स्टार्टअप्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है तथा ड्रोन्स एंड टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर्स को खरीदने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। फिर मनरेगा के रिलेटेड एक डाटा है दोस्तों। बेसिकली आधार बेस्ड वेज सिस्टम को मैंडेट किया था गवर्नमेंट ने, वो अभी तक हो नहीं पाया है, तो वो देखेंगे। फिर साइक्लोन फ्रीक्वेंसी ओवर इंडियन कोस्ट आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकता है पैसिफिक ओशन का वार्मिंग की वजह से, तो एक फिनोमिनन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है दोस्तों। रशिया यूक्रेन वार शुरू होने के बाद 1000 से ज़्यादा स्कूल्स जो है उधर डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इतने न्यूज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमारा मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों। हर्षि द्विवेदी education.com जो वेबसाइट है उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। वैसे मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। मेंटर कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। जीएस पेपर बेस्ड अलग अलग टॉपिक्स डेली बेसिस पर अपलोड हो रहा है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंटरशिप कोर्स में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, सेंटर स्लैशेस एलपीजी प्राइसेस बाई 200 अहेड ऑफ पोल सीजन। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, वैसे न्यूज़ ये है कि सेंटर एलपीजी प्राइसेस को 200 रुपीज़ कम किया है, पर देखिए द हिंदू का न्यूज़ है, इसलिए थोड़ा सा वो एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, ये बात आपको मालूम होगा। वैसे ये बात सच भी है दोस्तों, पोल सीजन आने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट अभी एलपीजी प्राइसेस एंड पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह कम करेंगे, वो अलग बात है। वो हमारे लिए टेंशन नहीं है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि पोल सीजन आने से पहले गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया या नहीं रिड्यूस किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटर एलपीजी प्राइसेस को 200 रुपीज़ कम किया है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स नोट फॉर द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ ए डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर बाई ₹200। तो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसके प्राइस जो है 200 रुपीज़ कम होने वाला है, ठीक है। सो द बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर्स उज्ज्वला योजना विल कंटिन्यू टू गेट ए फर्दर सब्सिडी ऑफ 200 पर सिलेंडर इन देयर बैंक अकाउंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, इसके बाद में हम न्यूज़ में आएंगे। देखिए, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया था मई 2016 को टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू अडल्ट वीमेन ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स। देखिए, अगर आपको एक एलपीजी कनेक्शन लेना है तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। बेसिकली जो सिलेंडर का प्राइस है ना, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप एक सिलेंडर लोगे तो एक सिलेंडर का प्राइस आपको डिपॉजिट करना है, 2 सिलेंडर लोगे तो 2 सिलेंडर का प्राइस आपको डिपॉजिट करना है। तो ये डिपॉजिट की वजह से हमारे देश में जो पुअर फैमिलीज है दोस्तों, वो एलपीजी सिलेंडर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आया पुअर हाउसहोल्ड्स के लिए, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव ये है, इट एम्स टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद ए क्लीन कुकिंग फ्यूल दैट इज एलपीजी। तो देखिए, वीमेन एंड चिल्ड्रन का हेल्थ को सेफगार्ड करने के बारे में बात हो रही है। ये कैसे होगा? देखिए दोस्तों, अगर एलपीजी कनेक्शन नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो तो चूल्हे में कुकिंग वगैरह करेगा, है कि नहीं। चूल्हा जलाएगा तो आपको पता है इतना धुआं निकलता है, उसमें टॉक्सिक गैसेस है, वो सब इनहेल करने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकता है, स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन को जो सबसे ज़्यादा टाइम किचन एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया था, ठीक है। तो जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे ना, तो आपको ये लिखना है कि इट एम्स टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। वीमेन एंड चिल्ड्रन का हेल्थ को सेफगार्ड करना चाहता है क्लीन कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल करवा के, ठीक है। इतना क्लियर? नो, एंश्योरिंग वीमेन्स एम्पावरमेंट स्पेशली इन रूरल इंडिया, द कनेक्शंस विल बी इश्यूड इन द नेम ऑफ वीमेन ऑफ द हाउसहोल्ड्स। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर अगर एक फैमिली को एलपीजी कनेक्शन मिल रहा है, वो कनेक्शन वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड के नाम पर होगा, जो औरत होगी उनके नाम पर होगा कनेक्शन जो है, ठीक है। तो उज्ज्वला का 2 फेज ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। पहला उज्ज्वला फेज 1 आया था, फिर उज्ज्वला फेज 2 आया था,
So after the successful completion of Ujjwala Phase 1, provision for an additional 1 crore LPG connections under Ujjwala 2.0 was announced in Union Budget 2021-22. तो उज्ज्वला 2.0 भी आया है. Now, as on March 2023, there are 9.59 crore PMUY beneficiaries. ठीक है, तो अभी के हिसाब से मतलब मार्च 2023 के हिसाब से करीब 10 करोड़ PMUY बेनिफिशियरीज है दोस्तों हमारे देश में. ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा. नाउ ये जो पीएम उज्ज्वला योजना के अंडर जितने बेनिफिशियरीज है ना दोस्तों, उन्हें ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड रेट्स में सिलेंडर मिल रहा है. मेरा कहने का मतलब यह है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर जो बेनिफिशियरीज है उन्हें साल में 12 रिफिल्स के लिए 200 रुपीज की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रहा है. ये जो एडिशनल 200 रुपीज का डिस्काउंट गवर्नमेंट ने अभी ऑफर किया है, ये उसके अलावा होगा. क्लियर. अब आप पूछोगे फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर बेनिफिशियरीज कौन कौन है, किसको ये कनेक्शन मिल सकता है? मैंने आपको पहले बोला जो पुअर हाउस होल्ड्स है उन्हें ही मिलेगा. पर देखिए गवर्नमेंट का कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों. SC एंड ST जो PMAY में इंक्लूडेड है, PMAY मतलब प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, उसमें जो SC और ST इंक्लूडेड है ना, उन्हें ऑटोमेटिकली पीएम उज्ज्वला योजना के अंडर इंक्लूड किया जाएगा. फिर अंत्योदय अन्ना योजना के अंडर जो बेनिफिशियरीज है वो भी आ जाएंगे. जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वो आ जाएंगे. मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस आएंगे. T&X गार्डन ट्राइब्स जो है वो भी आएंगे. बेसिकली जो टी गार्डन के आसपास में काम करने वाले जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भी कवर्ड है. फिर रिवर आइलैंड्स के जो रेजिडेंट्स है दोस्तों, जो अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, उन्हें भी पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंडर इंक्लूड किया है. ठीक है. सो जब ये पीएम उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था ना 2016 में, देन प्राइम बेनिफिशियरीज वेर वीमेन फ्रॉम बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के वीमेन ही थे प्राइम बेनिफिशियरीज. पर अगस्त 2018 में वीमेन फ्रॉम अदर कैटेगरीज वेर आल्सो इंक्लूडेड. तो अभी के हिसाब से ये सारे कैटेगरीज से जितने वीमेन है ना वो भी इंक्लूडेड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है. ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपको समझ में आगे होगा. अब हम डिस्कस करने वाला है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एलपीजी के प्राइसेस किस तरह फ्लक्चुएट होता है दोस्तों. देखिए गवर्नमेंट ये डिस्काउंट क्यों ऑफर कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि एलपीजी प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है रिसेंटली. अगर आप देखोगे तो वो भी हम डिस्कस कर रहे थे. द हिंदू में एक आर्टिकल आया था काफी पहले, उसी से मैंने ये उठाया है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा. द गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एलपीजी ऑन द बेसिस ऑफ एलपीजी प्राइसेस इन द ग्लोबल मार्केट. ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल मार्केट में एलपीजी का जो प्राइसेस है उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट एलपीजी के प्राइस डिसाइड करते हैं. तो एलपीजी प्राइसेस को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म यूज करते हैं या फिर एक मेजर यूज करते हैं जिसे इंपोर्ट पैरिटी प्राइस कह सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, नोट भी कीजिएगा. इंपोर्ट पैरिटी प्राइस इज रिलेटेड विद प्राइसिंग ऑफ एलपीजी. ठीक है. इंडिया यूजेस द आईपीपी एज द मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंजप्शन इज डन थ्रू इंपोर्ट्स. हमारा जो कंजप्शन है उसकी मेजॉरिटी इंपोर्ट्स के थ्रू हम कैटर करते हैं, इसलिए इंडिया जो है ये इंपोर्ट पैरिटी प्राइस यूज करते हैं एलपीजी प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है. नाउ the IPP assumes that LPG is imported within the country. It is based on the LPG price of Saudi Aramco, the world's largest producer, and factors in costs like free on-board price, custom duty, insurance, ocean freight price, port cost, etc. to decide the price. These costs are calculated in dollars and then converted into rupees. तो सबसे पहले देखिए सऊदी आरामको जो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों, उनका जो एलपीजी प्राइस के बेसिस पर हम देखते हैं. इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स है जैसे कि एफओबी प्राइस, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस, ओशन फ्राइट प्राइस, पोर्ट कॉस्ट, ये सब एक एक फैक्टर है दोस्तों जो एलपीजी प्राइस को डिसाइड करते हैं. ये सारे कॉस्ट को डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है. नाउ प्राइस फ्लक्चुएशंस इन क्रूड ऑयल ऑल्सो अफेक्ट द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ एलपीजी. अब एलपीजी का इंटरनेशनल प्राइस जो है इसे क्रूड ऑयल में जो प्राइस फ्लक्चुएशंस आता है ना वो भी अफेक्ट करते हैं. Inland prices like freight cost, oil companies margins, bottling cost, dealer commission, marketing expenses, GST are also taken into account. तो ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली एलपीजी प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है. सो दिस कॉस्ट टुगेदर प्रोवाइड द रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर्स. तो हमारे देश में जो एलपीजी सिलेंडर्स है जिसमें सब्सिडी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो प्राइस है उसे डिसाइड करने वाला सारे फैक्टर्स जो है मैंने आपको बता दिया. ठीक है. नाउ there are certain factors that influence LPG prices. These include global challenges in LPG prices, the depreciation of rupee which leads to an increase in prices, and geopolitical tensions like the Russia-Ukraine war really cause an impact on LPG and crude prices. देखिए दोस्तों क्या क्या इंपैक्ट कर रहा है आप देख ही सकते हैं. ठीक है. एक तो देखिए रूपी का डिप्रिसिएशन होने से भी प्राइसेस बढ़ जाएगा.
ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस लाइक रशिया यूक्रेन वार जो हुआ उस वजह से एलपीजी और क्रूड ऑयल का प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑल्सो हैव एन इंपैक्ट ऑन द प्राइसेस। अब ये कंफ्यूजिंग है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी के प्राइसेस को कैसे डिटरमिन करेंगे दोस्तों? देखिए बात यह है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस सिलेंडर्स वीमेन के लिए प्रोवाइड करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। यह मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को 1600 पर कनेक्शन का फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कुकिंग कुकिंग स्टोव वगैरह खरीदने के लिए, मतलब पूरी तरह उन्हें हेल्प कर रहा है। ये पैसे कहां से आएंगे दोस्तों? अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, उसमें गवर्नमेंट क्या करेंगे, बाकी लोगों से जो पैसे लेते हैं ना एलपीजी का, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते हैं, समझ रहा? तो इसलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से भी एलपीजी प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। गवर्नमेंट जितना पुअर लोगों को हेल्प करेंगे उतना बाकी जो लोग हैं उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्शन है हमारे देश में, तो अगर 1 रुपये भी कलेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वही अमाउंट से वो ये इस तरह के वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं। So the government plan to release 8 crore LPG connections to deprived households under the scheme. As part of Ujjwala 2.0 scheme, government allocated an additional 1.6 crore LPG connections वगैरह वगैरह। वही बात लिखा है दोस्तों कि अभी तक कितना कनेक्शंस दिया है पीएम उज्ज्वला योजना के अंडर। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैंने काफी कुछ बता दिया। तो न्यूज बस यही आया था कि सेंटर ने एलपीजी प्राइसेस को 200 रुपीज कम किया है, पर उससे रिलेटेड काफी कुछ अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूज है, व्हेन विल यू रिस्टोर J&K स्टेटहुड, CGI आस्क सेंटर। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड जुडिशरी में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों, बात यह है 2019 में हुआ क्या था, आप सबको मालूम है दोस्तों। आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था एंड जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए थे। ठीक है, एंड लद्दाख इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, ये भी आपको मालूम होगा। नाउ आर्टिकल 370 का अब्रिगेशन ठीक था या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं, ये सबके रिगार्डिंग काफी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बिठाया था इस मैटर को देखने के लिए। अब हियरिंग चल रहा है दोस्तों। तो एक्चुअली हमारा सुप्रीम कोर्ट में माइलोड चल रहा है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल भी पहुंचा है, उनके नीचे जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब वो भी पहुंचा है। वैसे अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है, आर वेंकटरमणी साहब। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, उनके नीचे आता है सोलिसिटर जनरल। तो बेसिकली मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं, इस तरह के न्यूज आप जब पढ़ते हो ना तो आप ऐसे पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड द गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला करके लिखा रहता है। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं, मतलब वो जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ न्यूज क्या आया है दोस्तों, व्हेन विल यू रिस्टोर J&K स्टेटहुड CGI आस्क सेंटर। देखिए 2019 अगस्त 5 को जब ये बाइफर्केशन हुआ था, बेसिकली 370 को रिवोक किया गया था ना, तब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। बेसिकली वो यूनियन टेरिटरी रहेगा, पर यूनियन टेरिटरी विद ए स्टेट लेजिस्लेचर होगा। अभी के हिसाब से हमारे देश में 2 यूनियन टेरिटरी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर्स है, वन इज दिल्ली एंड द अदर इज पुदुचेरी। ये बात आपको मालूम होगा। वैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेचर होना चाहिए, उसके लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराना जरूरी है। इलेक्शंस कंडक्ट कराने से पहले डेलिमिटेशन कंडक्ट कराना जरूरी है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट करना पड़ेगा ना, तो डेलिमिटेशन वगैरह हो चुका है। अब शॉर्टली इलेक्शंस हेल्ड होगा जम्मू एंड कश्मीर में, पर अभी तक ये हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए काफी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने पूछा है कि आप जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड कब वापस दोगे। ठीक है, नाउ इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 12 days of constitution bench hearing in the article 370 case, supreme court asked the union government to provide a time frame or roadmap for the restoration of statehood to Jammu and Kashmir and let Ladakh remain a union territory। तो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड आप कब वापस दे रहे हो, यह सवाल पूछा है कौन, डीवे चंद्रचूड़ साहब ने। वैसे दोस्तों ये हियरिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे खत्म होंगे हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अभी के हिसाब से क्या क्या डिस्कस हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठे हैं उसे हेड कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवे चंद्रचूड़। उनके अलावा SK कौल साहब, संजीव खन्ना, BR गवाई, सूर्यकांत जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस भी है दोस्तों। ठीक है, नाउ कुछ और डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगस्त 5 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था, ठीक है। फिर अक्टूबर 31 2019 को पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था, विच प्रोवाइडेड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला था, ऑन ए कंजॉइंट रीडिंग ऑफ आर्टिकल्स 3, 4 एंड 239A, द कोर्ट फाउंड दैट पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ कैन कन्वर्ट एन एक्सिस्टिंग स्टेट इनटू 1 और मोर यूनियन टेरिटरीज। देखिए दोस्तों, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, तब काफी लोगों के मन में एक सवाल आया था, क्या पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है, पार्लियामेंट चाहने से एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है? देखिए, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, ठीक है। स्टेट का कोई रोल नहीं होगा, प्रेसिडेंट जैसे कि प्रेसिडेंट रूल जैसा है वैसे ही है कि नहीं? तो क्या पार्लियामेंट एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कर सकता है? तो इस बारे में क्वेश्चन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट जज ने यह बोला था कि आर्टिकल 3, 4 एंड 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ जब पढ़ेंगे तो हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करने से एक एक्सिस्टिंग स्टेट को 1 या 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड करके लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरीज जो बनाया ना, वो सही है करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 3, 4 एंड 239A का कंजॉइंट रीडिंग जरूरी है। बेसिकली इन तीनों प्रोविजंस में जो लिखा, आर्टिकल्स में जो लिखा है उसे इंटरप्रेट करना होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एलाबरेट करके बताऊंगा मैं आपको। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ form new states and alter the areas, boundaries or names of the existing states। तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट जो है नया स्टेट्स फॉर्म कर सकता है, एक्सिस्टिंग स्टेट्स का एरियाज को ऑल्टर कर सकते हैं, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं, इवन नेम भी बदल सकता है। एंड द एक्सप्लेनेशन 1 प्रोवाइड्स दैट इन क्लॉसेस A to E ऑफ आर्टिकल 3 स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। ये डाउट आपके मन में आया होगा, इधर तो स्टेट लिखा है, हम तो यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे थे, है कि नहीं? पर देखिए, कोर्ट ने बोला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 3 को और उन्होंने बोला है कि क्लॉसेस A to E में जो लिखा है ना, उसमें जो स्टेट लिखा है उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। Thus, explanation 1 make it amply clear that the power of parliament under clause A of the article 3 to make a law to form a new state or to alter a boundary of a state includes the power to make a law to form a union territory। तो बेसिकली बस इतना ही समझ लीजिए, पार्लियामेंट के पास एक नया यूनियन टेरिटरी फॉर्म करने का अधिकार है, ठीक है। वैसे इधर आर्टिकल 239A के बारे में भी लिखा हुआ है। ये क्या है दोस्तों? देखिए 239A के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म करने का या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करने का, जैसे कि पुदुचेरी एंड दिल्ली में है ना, इस तरह एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 4 क्या है आपको मालूम ही होगा, आर्टिकल 3 से आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे क्या है आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर अगर कोई लॉ बन रहा है हमारे देश में, तो आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है दोस्तों? नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, देयर एरिया, देयर जुरिस्डिक्शन, देयर एक्सटेंट, एवरीथिंग लिखा हुआ है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दोस्तों नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्टेट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के लिए एक एक स्टेट से कितने मेंबर्स होना चाहिए, इसके बारे में शेड्यूल 4 में लिखा है। तो जब आप आर्टिकल 2 एंड 3 के अंडर कुछ चेंजेस कर रहे हो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, इसे क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर जो अर्स्टवेल स्टेट है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यह है शेड्यूल 1 में चेंजेस करना पड़ेगा ना। शेड्यूल 1 में पहले जम्मू एंड कश्मीर का नाम स्टेट करके लिखा हुआ था, अब उसे आपको कट करना पड़ेगा और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर भी लिखना होगा, लद्दाख भी लिखना होगा। तो ऐसे शेड्यूल 1 में चेंजेस करना है और शेड्यूल 4 में भी चेंजेस करना है करके आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप टच भी करोगे, इसका मतलब यह है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है?
आर्टिकल 368 के हिसाब से, आर्टिकल 368 के थ्रू अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, ये आपको पता होगा। बेसिकली जितने मेंबर्स प्रेजेंट होगा उसमें से 2/3 का कंसेंट चाहिए होगा। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा होता है दोस्तों जिसमें ये 2/3 मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 4 में यह लिखा है दोस्तों, जब आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के बेसिस पर अगर आप शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है, बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, उसमें आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी अमेंडमेंट की जरूरत है बस। आई होप आप मुझे क्लियर कर पा रहे हैं, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब और एक बार मैं बता देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जब लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर बना ना, तो वो जो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था वो कोई स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू किया नहीं गया था, आर्टिकल 368 के हिसाब से किया नहीं गया था, नॉर्मल किया गया था। ये लिखा है किसमें, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही है बस। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो बेंचेस है, सॉरी जो जजेस है, और हमारे गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है एजी एंड एसडी, उनके बीच में बातें चल रही है। तो अब ये चलते रहेंगे, जब फाइनल डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है कावेरी वाटर रो, कर्नाटका होल्ड टू रिलीज 5000 क्यूसेक्स टू तमिलनाडु, जीएस पेपर 2 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में न्यूज आपको काम। The Kaveri Water Management Authority, that is CWMA, on August 29 directed Karnataka to ensure that 5,000 cubic feet per second, that is cusecs, of water be released at Billigundulu on the interstate boundary for the next 15 days up to September 12. तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटका गवर्नमेंट को यह डायरेक्ट किया है कि आपको अगले 15 दिन के लिए 5,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी रिलीज करना पड़ेगा। कहां पे, बिल्लीगुंडलू। बिल्लीगुंडलू बेसिकली कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर में एक जगह है दोस्तों, उधर से आपको तमिलनाडु के लिए इतना पानी देना होगा अगले 15 दिन के लिए। और इससे तमिलनाडु बिल्कुल खुश नहीं है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु ने 24,000 क्यूसेक्स डिमांड किया था। पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया। उनका एक मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट भी प्रेजेंट थे, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट थे। पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि केवल 5,000 क्यूसेक्स पानी देना है तमिलनाडु के लिए, ठीक है। नाउ इस न्यूज को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी वगैरह क्या है। देखिए, कावेरी नदी का ओरिजिन कर्नाटका स्टेट से होता है, एग्जैक्टली वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी हिल्स में तला कावेरी करके एक जगह है दोस्तों, तला कावेरी। साउथ इंडिया में तला का मतलब होता है दोस्तों हेड, ठीक है। तो कावेरी का हेड, सिर, तो तला कावेरी से कावेरी नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो कावेरी नदी कर्नाटका से ओरिजिन होके तमिलनाडु में एंटर करता है, फिर पुदुचेरी के थ्रू बे ऑफ बंगाल तक पहुंचता है। तो बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी हो गया। पर देखिए और एक स्टेट है जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है, वो है केरला। कैसे, देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। मान लीजिए साउथ इंडिया है, ये अपना कर्नाटका है, केरला है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो कावेरी नदी का ओरिजिन इधर होता है और ऐसे ऐसे आके फिर पुदुचेरी के थ्रू बे ऑफ बंगाल में। अब केरला से कुछ रिवर्स है दोस्तों जो ओरिजिनेट होता है, 3 रिवर्स है जो कावेरी नदी के ट्रिब्यूटरी से, बेसिकली केरला से भी कावेरी नदी में पानी पहुंचता है। केरला से 3 नदियां जो है कावेरी नदी के ट्रिब्यूटरी से। तो आपको क्या समझ में आया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में मेन जो डिस्प्यूटिंग स्टेट्स है वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, पर उसमें केरला भी आता है, पुदुचेरी भी आता है, ठीक है। इतना क्लियर। नाउ द जेनेसिस ऑफ द डिस्प्यूट इज 150 years old and dates back to 2 agreements of arbitration in 1892 and 1924 between the Madras Presidency and Mysore। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे ना दोस्तों, ये जो डिस्प्यूट है कम से कम 150 साल पुराना है। 1892 एंड 1924 में द देन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर के बीच में एग्रीमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन फाइल हुए थे। आपको मालूम होगा मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब एर्स्टवेल तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ क्या था, केरला था, कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश भी थे, ठीक है। तो एंड कर्नाटका स्टेट का पुराना नाम था मैसूर, ठीक है। तो मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। देखिए दोस्तों बात यह है ना, ये जो कावेरी नदी के केस में अपर राइपेरियन स्टेट कौन सा है, कर्नाटका है। लोअर राइपेरियन स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु है। हमेशा रिवर डिस्प्यूट्स में ना अपर राइपेरियन स्टेट्स फायदा में रहता है, क्योंकि कर्नाटका अगर कावेरी नदी को बंद भी करेंगे ना
उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? तमिलनाडु के ऊपर होगा। वैसे भी तमिलनाडु में पानी की कमी है दोस्तों। तमिलनाडु बेसिकली वेस्टर्न घट्स का शैडो रीजन में आता है। साउथ वेस्ट मानसून का भी जो पानी है, बारिश है, वो पूरा वेस्टर्न घट्स का वेस्टर्न साइड में मिलता है। और जब वेस्टर्न घट्स को क्रॉस करके साउथ वेस्ट मानसून वाला विंड क्रॉस करता है ना, तब उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता। इस वजह से तमिलनाडु को बिल्कुल पानी नहीं मिलता है, मतलब पानी की बहुत कमी है तमिलनाडु में। इसलिए तमिलनाडु हमेशा ये कावेरी नदी की पानी के लिए कर्नाटका से लड़ता रहता है। और कर्नाटका क्या करता है? कर्नाटका उधर बहुत सारे डैम्स वगैरह बना रखा है। और रिसेंटली भी मेकेदातु डैम, वो आपने सुना होगा ना, वो भी कंस्ट्रक्ट किया। मतलब डैम्स, रिजर्वोयर्स वगैरह आप कंस्ट्रक्ट करोगे, उतना पानी डाइवर्ट हो जाएगा, उतना कम पानी तमिलनाडु को मिलेगा, है कि नहीं? तो काफी बार काफी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुआ है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कि कितना पानी कर्नाटका को देना होगा तमिलनाडु के लिए। इसके बारे में डिसीजन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ है। फिर भी देखिए, ड्रॉट सीजन जब आता है ना, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, तो कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और हमेशा केस सुप्रीम कोर्ट में जाके ही सॉल्व होता है, ठीक है। नाउ ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर के बीच में, इट एंटेल्ड द प्रिंसिपल दैट द अपर राइपेरियन स्टेट मस्ट ऑब्टेन कंसेंट ऑफ लोअर राइपेरियन स्टेट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दैट इज रिजर्वर ऑन रिवर कावेरी। तो इन एग्रीमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ था, जो अपर राइपेरियन स्टेट है दैट इज कर्नाटका, लोअर राइपेरियन स्टेट दैट इज तमिलनाडु का कंसेंट लेना जरूरी है जब भी आप इस रिवर में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ रिजर्वर बनाना है, कोई कैनाल बनाना है, कुछ भी है ना, आपको तमिलनाडु का कंसेंट लेना जरूरी है। ये एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ था। नाउ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु बिगन इन 1974 व्हेन कर्नाटका स्टार्टेड डाइवर्टिंग वाटर विदाउट तमिलनाडु's कंसेंट। आज जो डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, ये एक्चुअली शुरू हुआ था 1974 में, जब कर्नाटका कावेरी नदी का पानी को डाइवर्ट करना शुरू किया तमिलनाडु के कंसेंट के बिना, ठीक है। इसके बाद बेसिकली जब प्रॉब्लम शुरू हो गया, कुछ साल के बाद कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश हुआ 1990 में, ठीक है, टू रिसोल्व द इश्यू। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ये जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो बनते हैं ना, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नाउ the Kaveri Water Disputes Tribunal was established in 1990 to resolve the issue, and it took 17 years for the CWDT to reach a final order in 2007, which outlined the sharing of Kaveri water among 4 riparian states. In distress years, water would be shared in a pro rata basis. तो basically 17 साल के बाद कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास किया। बेसिकली उन्होंने ये बताया कावेरी नदी का जो पानी है उस कितना तमिलनाडु को देना है, कितना कर्नाटका को रखना है, कितना केरला को रखना है, कितना पुदुचेरी को देना है, ठीक है। नाउ 2007 में फाइनल अवार्ड जब आया तो वाटर एलोकेशंस को स्पेसिफाई किया गया था, ठीक है। मतलब इस तरह कंसिडर किया गया कि एक नॉर्मल ईयर में कावेरी नदी में 740 टीएमसी पानी होगा, उसमें से 404.25 तमिलनाडु को मिलना चाहिए, 284.75 कर्नाटका को मिलना चाहिए, 30 टीएमसी केरला को मिलना चाहिए और पुदुचेरी को 7 टीएमसी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इतना है एलोकेशन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी को ऐसे नेशनल एसेट डिक्लेयर किया। मतलब ऐसा नहीं कि कर्नाटका में कावेरी नदी है तो कर्नाटका का हो गया, ऐसा नहीं, एक नेशनल एसेट है। एंड लार्जली अपहेल्ड द वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स डिटरमाइंड बाय द सीडब्ल्यूडी। तो सीडब्ल्यूडीटी ने जो डिसाइड किया ना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंटर टू नोटिफाई द कावेरी मैनेजमेंट स्कीम। तो सेंटर को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, आपको एक कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को नोटिफाई करना चाहिए। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम को नोटिफाई किया और एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया एंड एक कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया। तो बेसिकली ये सारे कमिटी एंड अथॉरिटी का काम क्या है दोस्तों? ये वाटर शेयरिंग को मॉनिटर करना। मतलब ड्रॉट टाइम्स में या जब भी ज़रूरत है उस टाइम पे दोनों स्टेट्स को एडिक्वेट वाटर मिल रहा है, ये सब इंश्योर करना। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ये सब को प्राइमरी लेवल में सोल्व करना, ये सब इन कमिटी एंड अथॉरिटी का काम है। यही किया है दोस्तों ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। उन्होंने बोला कि 5000 क्यूसेक्स जो है कर्नाटका को तमिलनाडु को देना होगा। वैसे तमिलनाडु का डिमांड है 24,000 क्यूसेक्स, कर्नाटका ने बोला था हम केवल आपको 3000 क्यूसेक्स देंगे, पर CWMA ने यह बोला कि 24,000 भी नहीं, 3,000 भी नहीं, 5,000 देना है। और इससे तमिलनाडु बिल्कुल खुश नहीं है दोस्तों। अगेन ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अगला है इंडियन आर्मी साइंस डील्स फॉर 130 tethered drones and 19 ट्रैक ड्राइविंग सिमुलेटर्स। जीएस पेपर 3 डिफेंस में ये न्यूज आपको काम आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं बताऊंगा दोस्तों।
आर्मी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 130 ड्रोन्स एंड 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर्स को परचेज करने के लिए, वो भी उनका इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मतलब जल्दी चाहिए, तो 12 महीने के अंदर ये सारे जो इक्विपमेंट्स है वो इंडियन आर्मी के लिए क्या होगा, प्रोवाइड होगा। ठीक है, एंड दिस इज द फोर्थ ट्रांशे ऑफ ईपी सैंक्शन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। देखिए आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरफ से जब भी इस तरह के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का डिमांड आता है ना, तो उसे डिफेंस मिनिस्ट्री जल्दी ही सैंक्शन करते हैं, क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर रहते हैं, वो जल्दी चाहिए होता है, हमारा ऑपरेशन को नहीं तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ ट्रांशे ऑफ ईपी से जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया है। नाउ the long endurance tethered drone systems are contracted at an approximate value of 250 crore and can be used in high altitude areas। तो हमारे जो बॉर्डर एरियाज में, हिमालयन रीजन में जो हाई altitude एरियाज है दोस्तों, उधर ये टेथर ड्रोन सिस्टम्स यूज कर सकते हैं। इनका एंड्योरेंस भी काफी है और टोटल वैल्यू है 250 करोड़ का। ठीक है, in last few months army has issued several tenders for a range of drones and technologies including logistics, load carrying drones, anti drone systems, loitering munitions among others। तो देखिए पिछले कई महीनों में इंडियन आर्मी ने काफ़ी डिमांड किया है दोस्तों कि उनके पास लोड कैरी करने के लिए ड्रोन्स की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स के लिए ड्रोन्स की ज़रूरत है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स चाहिए, लोटरिंग म्यूनिशंस चाहिए। तो ये सब इंडियन आर्मी की तरफ से डिमांड रहा है एंड इसमें से काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी प्रोक्योर किया भी है। Now, last 3 years में, in the backdrop of the standoff in Eastern Ladakh, Army had also concluded a series of contracts with Indian startups for small drones for surveillance and load carrying. Now, this is an important point. देखिए आपका मेंस के आंसर रेटिंग में इस तरह के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं क्या हो रहा है हमारे देश में। तो पिछले 3 साल में बेसिकली वो गैल्वन वैली क्लास जब हुआ ना, इसके बाद आर्मी ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेसिकली प्रोक्योरमेंट से रिगार्डिंग। एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स वगैरह इंडियन आर्मी प्रोक्योर कर रहा है। और इस पे खास बात यह है दोस्तों, इंडियन स्टार्टअप्स के साथ इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो हमारा जो इंडियन कंपनीज है ना, वो ऐसे ड्रोन्स एंड इक्विपमेंट्स बना रहा है, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नोएडा यूपी बेस्ड स्टार्टअप है राफे एम फिबर प्राइवेट लिमिटेड, उनको 2 सेपरेट ऑर्डर्स मिला था आर्मी से फॉर 48 MR20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन। तो लॉजिस्टिक्स कैरी करने के लिए ड्रोन ये जो कंपनी बना के दे रहा है। ये जो ड्रोन है दोस्तों, ये 20 किलो तक कार्गो कैरी कर सकता है हाई अल्टीट्यूड रीजन में। ठीक है, तो इन्फेंट्री के लिए बहुत काम आएगा, उन्हें बेसिकली 20 किलो का कार्गो मिल जाएगा। एंड 100 क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स फॉर द आर्मर्ड क्रोप्स। तो उधर बेसिकली हाई अल्टीट्यूड रीजन्स में जो आर्मर्ड क्रोप्स वगैरह है हमारा, उनके लिए भी इस तरह के ड्रोन्स सिस्टम्स हमारे इंडियन कंपनीज ने प्रोवाइड किया है। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखिए, मुंबई बेस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरर आइडिया फोर्स वन ए रिपीट कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर फ्रॉम द आर्मी टू सप्लाई 200 ऑफ इट्स स्विच वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये भी एक तरह का ड्रोन या बोल सकते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब जिसपे कोई पायलट नहीं रहता। ठीक है, UAVs कहते हैं। तो ये जो मुंबई बेस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आइडिया फोर्स, उन्होंने भी 200 VT ऑयल मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सप्लाई किया था। फिर जनवरी 2021 में आर्मी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आइडिया फोर्स के साथ फॉर स्विच UAVs and in a deal worth $20 million and also a repeat order for an undisclosed number of switch UAVs to augment surveillance along the line of actual control। तो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सर्वेलेंस को ऑगमेंट करने के लिए इतने ऑर्डर्स इंडियन आर्मी ने इन सारे कंपनीज को दिया है। तो बेसिकली ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, हमारा डिफेंस कैप मतलब मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जीएस पेपर 3 से, कि ऐसा हो सकता है कि हमारा डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में इंडियन स्टार्टअप्स का रोल काफी इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों से, इसको डिस्कस करो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हमारा आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिखना होगा, डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए किस तरह हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रिले हो रहा है ये आपको लिखना होगा, एंड कुछ एग्जांपल्स भी आपको लिखना होगा, है कि नहीं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने, किस तरह हमारा इंडियन आर्मी डोमेस्टिक स्टार्टअप्स को एंकरेज कर रहा है, इतने सारे सप्लाईज ऑलरेडी हो चुका है हाई टेक्नोलॉजी वाला। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं ये सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और भी एग्जांपल्स है दोस्तों, बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उनसे भी उन्होंने ड्रोन्स खरीदा है। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन आर्मी के पास अब अलग अलग टेक्नोलॉजी रिलेटेड ड्रोन्स अवेलेबल है, ये है। ठीक है, अगला न्यूज डिस्कस करते हैं, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। रीरूट रेलवे ट्रैक रनिंग थ्रू आसाम गिबोन सैंक्चुरी सजेस्ट साइंटिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज,
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा दोस्तों। देखिए, primatologists have suggested rerouting a 1.65 kilometer long railway track that has divided an eastern Assam sanctuary dedicated to the western Hulok gibbon, हुलोक भी कहते हैं, into two unequal parts। देखिए दोस्तों, बात यह है ना, होलंगापर गिबोन सैंक्चुरी है आसाम में। क्या है? होलंगापर गिबोन सैंक्चुरी। गिबोन मतलब आप इधर फोटो देख ही सकते हैं, एक तरह के प्राइमेट्स, प्रीमेट्स या प्राइमेट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमेट्स के बारे में स्टडी करते हैं इन्हें प्राइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, बैकग्राउंड बताता हूं। होलंगापर गिबोन सैंक्चुरी के अंदर से एक रेलवे लाइन जा रहा है। अच्छी बात यह है वो रेलवे लाइन अभी तक इलेक्ट्रीफाई नहीं किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये सैंक्चुरी के अंदर से एक रेलवे लाइन जा रहा है, इसकी वजह से ये सैंक्चुरी बेसिकली डिवाइड हो गया है। तो इधर जो एनिमल्स रहते हैं वो इधर नहीं जाते हैं, इधर जो रहते हैं वो इधर नहीं जाते हैं। तो बेसिकली इनका एक तरह का हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन हो चुका है, ठीक है। नाउ अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक स्टडी हुआ था। उन्होंने बोला कि हम एक आर्टिफिशियल कनोपी कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब रेलवे लाइन के ऊपर से एक कनोपी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे। कनोपी मतलब क्या होता है? देखिए, ये सारे पेड़ है, पेड़ का जो ऊपर वाला लीफ वाला सेक्शन है दोस्तों, इसे कनोपी कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न हुलोक गिबोन है ना, ये कनोपी टू कनोपी जंप करते हैं, वो नीचे से नहीं ट्रैवल करते हैं, वो कनोपी टू कनोपी जंप करते हैं। पर ये रेलवे लाइन बीच में आने से ना, कनोपी के बीच में कनेक्शन नहीं है। बेसिकली मान लीजिए ये रेलवे लाइन है, ठीक है, ये जंगल है, तो इधर बहुत सारे पेड़ है, इधर भी पेड़ है, ठीक है। तो रेलवे लाइन आने से पहले ये दो कनोपी के बीच में कनेक्शन था, तो वो जंप कर सकते थे। पर ये रेलवे लाइन आने के बाद कनोपी टू कनोपी कनेक्शन टूट गया, जिसकी वजह से ये लोग आइसोलेट हो गया है। तो इसके बारे में एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने रिसेंटली ये डिसाइड भी किया था हम एक क्या करेंगे, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करेंगे कनोपी टू कनोपी कनेक्ट करने के लिए। और उन्होंने किया भी था, एक आयरन ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जो गिबोन से उन्हें यूज नहीं किया। पर अभी क्या प्लान कर रहा है दोस्तों, नेचुरल ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेगी। मतलब उसके लिए टाइम तो लगेगा, पर नेचुरली कनेक्ट करेंगे कनोपी टू कनोपी, तब जाके ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर। नाउ हम ये रेलवे लाइन के बारे में बात करेंगे। क्या है कि जितने प्राइमेटोलॉजिस्ट है वो ये सजेस्ट किया है, ये जो रेलवे ट्रैक है ना, अंदर से होलंगापुर गिबोन सैंक्चुरी के अंदर से उसे रीरूट करो भाई। 1.65 किलोमीटर अगर आप रीरूट करोगे, मतलब अब ऐसा है, इसे आप ऐसा रीरूट करो तो ये पूरा सैंक्चुरी बच जाएगा। ये जो हुलोक जो वेस्टर्न हुलोक गिबोन है वो आराम से अंदर रह जाएंगे, ठीक है। नाउ कुछ डिटेल्स मैं बताऊंगा आपको। हाउसिंग अबाउट 125 हुलोक गिबोन्स, इंडियाज ओनली एप। देखिए, इंडिया का इकलौता एप है दोस्तों ये जो हुलोक गिबोन से, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन मोर देन 2 डजन ग्रुप्स। द सैंक्चुरी इन द जोरहाट डिस्ट्रिक्ट कवर्स 21 स्क्वायर किलोमीटर। तो आसाम का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में ये सैंक्चुरी है दोस्तों, इधर करीब 125 हुलोक गिबोन से। एंड इसके अलावा इट ऑल्सो शेल्टर्स 6 अदर प्राइमेट स्पीशीज। क्या क्या है? आसामीज मकैक, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, मैकैकू या मैकैक बोलते हैं इसे। बंगाल लोरिस, द कैप्ड लंगूर, नॉर्थर्न पिक टेल मैकैक, रिजस मैकैक एंड स्टेम टेल मैकैक। तो इतने प्राइमेट्स है दोस्तों इस सैंक्चुरी में, ध्यान दीजिएगा। और ओनली वन एप है, दैट इज हुलोक गिबोन। वैसे एप और प्राइमेट के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी बता देता। सबसे पहले प्राइमेट्स क्या है ये बताना होगा। देखिए, प्राइमेट्स बिलोंग करते हैं प्राइमेट ऑर्डर से, ठीक है। अब जो प्राइमेट्स है उनकी स्पेशलिटी है दोस्तों, एक तो उनका फ्लेक्सिबल हैंड्स रहेगा, हाथ जो है नहीं, हाथ से वो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हाथ में फिंगर्स रहेंगे, अपोजिंग फिंगर्स रहेंगे, और उनका आई विजन भी अच्छा रहता है। तो ये प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब प्राइमेट्स के अंदर आता है मंकीज एंड एप्स। अब मंकीज और एप्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा। देखिए, मंकीज और एप्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यह है दोस्तों, टेल, पूंछ। एप्स में टेल नहीं रहेगा, वेरास मंकीज में टेल रहेगा। और एप्स जो है उनका चेस्ट भी थोड़ा सा वाइड रहता है, ये बात आपको मालूम है, और मंकीज का उतना नहीं है। और मंकीज छोटा रहता है, एप जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो हुलोक गिबोन है दोस्तों, इंडिया का ओनली एप है। पर बहुत सारे प्राइमेट स्पीशीज जो है ये होलंगापर गिबोन सैंक्चुरी में रहते हैं, जो बेसिकली मंकीज आप कह सकते हैं। आसामीज मैकैक, बंगाल स्लो लोरिस, कैप्ड लंगूर, नॉर्थर्न पिक टेल मैकैक, रिजस मैकैक, स्टेम टेल मैकैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे दुनिया में टोटल 19 गिबोन स्पीशीज है,
और वो सारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्लासिफिकेशन। रीजन बीइंग हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। तो यही हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होलांगापर गिबॉन सैंक्चुरी में हो रहा है दोस्तों, जिससे हमें प्रिवेंट करना है ताकि इंडियाज ओनली एप प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो बाकी कुछ डिटेल्स है दोस्तों, वही बात लिखा है जो मैंने अभी आपको बोला। 2015 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने एक आयरन कैनोपी ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था, बट इट वाज नॉट फाउंड सुइटेबल फॉर द गिबॉन्स टू स्विंग अक्रॉस द ट्रैक। तो ये आयरन कैनोपी ब्रिज बनाने के बाद भी ना रेलवे ट्रैक को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वो क्या ना इसे स्विंग करके जाते हैं, तो वो स्विंग करके जा नहीं पा रहा था। सो इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड आरएनएक जॉइन हैंड्स 4 years लेटर टू ग्रो ए नेचुरल कैनोपी ब्रिज। तो बेसिकली ट्रीज को प्रून करके ना आपस में कनेक्ट करवाएंगे, ये टाइम लगेगा। तो ये नेचुरल कैनोपी ब्रिज जब तक नहीं आएगा ना तब तक ये जो हमारा गिबॉन है ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे रेलवे ट्रैक को। पर अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना यह है ये ब्रिज से काम नहीं चलने वाला है, आप रेलवे ट्रैक को ही रीरूट कर दो, उधर से हटा दो। ठीक है, तो ये न्यूज़ है दोस्तों, पर इस न्यूज़ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे कि होलांगापर गिबॉन सैंक्चुरी कहाँ पे है, वेस्टर्न हुलो गिबॉन के बारे में कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताया, और भी कई सारे प्राइमेट स्पीशीज रहते हैं उधर, आसामीज मैकाक, बंगाल स्लो लोरिस वगैरह वगैरह। ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा। अगला 41.1% NREGS workers out of Aadhaar-based wage system, GS पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन में ये टॉपिक आपको काम आएगा। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले मनरेगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हम न्यूज़ में आएंगे। मनरेगा वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम से दुनिया का 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये लॉन्च किया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम ये है दोस्तों, 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी करना है हर फाइनेंशियल ईयर में अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड के लिए जो पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली रूरल हाउस होल्ड में जो अडल्ट मेंबर्स है जिनका 18 साल से ऊपर एज हुआ है, वो अगर पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार है तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनेंशियल ईयर में 100 days का एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहा है। यह है बेसिकली मनरेगा। ठीक है, 2022-23 के हिसाब से देयर आर 15.4 crore एक्टिव वर्कर्स अंडर द मनरेगा। इट प्रोवाइड्स ए लीगल राइट टू वर्क। लीगल राइट टू वर्क क्या है दोस्तों? देखिए, unlike earlier employment guarantee schemes, the act aims at addressing the cause of chronic poverty through a rights-based framework. तो बेसिकली ये जो मनरेगा है ना, ये राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क के थ्रू काम करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एक रूरल एरिया में रह रहा है, आपके पास कोई काम नहीं है और आप चाहते हैं आपको काम मिल जाए। आपको काम मिलेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, तब आपकी पॉवर्टी जो है दूर होगा। यही है ना बेसिक प्रिंसिपल। देखिए, आप गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम लेके आया है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट के पास जा रहे हो, या फिर बेसिकली आपका जो लोकल अथॉरिटी है पंचायत के पास जाके आप कहते हैं मेरे पास जॉब नहीं, मुझे जॉब दो मनरेगा के अंडर। तो गवर्नमेंट इज सपोज टू गिव यू जॉब। अगर आपने एप्लीकेशन दिया और 15 दिन के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाएगा। इसलिए मैं ये कहा आपको, दिस इज ए राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क। आपका लीगल राइट है, आपको काम मिलना चाहिए, राइट टू वर्क है। ठीक है, एंड एक क्राइटेरिया है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज हैव टू बी वीमेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। एंड जो वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, इट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस स्पेसिफाइड फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 के अंडर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से इसमें वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा मनरेगा के अंदर वेज कौन सा स्टेट प्रोवाइड कर रहा है? शायद हरियाणा है, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट अलग अलग अमाउंट दे रहा है। इट्स ए डिमांड ड्रिवन स्कीम। ये मैंने आपको पहले बताया, अगर 15 दिन के अंदर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, डिमांड करने के बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाएगा। नाउ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से बताएगा क्या क्या काम करवाना है। पूरा जो अथॉरिटी है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया हुआ है, वही प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं सारे कामों को। बेसिकली एक पंचायत के अंदर जो ग्राम सभास वगैरह रहता है, ग्राम सभास क्या है? एक विलेज के जितने वोटर्स होंगे वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। तो ग्राम सभा मैंडेट कर सकता है कौन कौन सा काम करवाना चाहिए मनरेगा के थ्रू। मतलब टोटल जो वर्क है दोस्तों उसका 50% जो है ग्राम सभा रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो बस आप इतना ही समझ लीजिए, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। हमारे जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, लाइक पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, तो ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो है वही
इंप्लीमेंट करते हैं ये सारे काम को, ठीक है। तो ये है मनरेगा। अब न्यूज़ क्या आया है दोस्तों, मनरेगा के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा ना। तो पहले क्या होता था, आपको आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ जाता था, ठीक है, अभी भी ऐसा ही है, पर ये जो सिस्टम है ना उसे चेंज किया है गवर्नमेंट ने बोला आपका जो पेमेंट है ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा। बेसिकली आपको अपना आधार नंबर लिंक करना होगा, और आपका आधार नंबर लिंक आप करोगे तो आधार नंबर के बेसिस पे ही आपको पेमेंट मिलेगा। हुआ क्या था ना दोस्तों, देखिए पहले से इसमें बहुत फ्रॉड होता था, अभी भी हो रहा है। मतलब कुछ लोग अपना नाम इंक्लूड करेंगे, काम नहीं कर रहा होगा, उनके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, और एक ही आदमी जो है अलग अलग नाम से अकाउंट से पैसे ले रहा था। तो इस तरह के काफी करप्शन रिलेटेड इश्यूज रिपोर्ट हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आधार नंबर के थ्रू पेमेंट कर दिया। मतलब एक आधार नंबर के लिए एक ही अकाउंट होगा और उन्हीं को पेमेंट मिलेगा, कोई फेक अकाउंट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कई बार स्टेट्स को बोला कि आपके स्टेट में जितने भी जॉब होल्डर्स है ना, जॉब कार्ड होल्डर्स है, देखिए जब आप मनरेगा में रजिस्टर करोगे ना तो आपको एक जॉब कार्ड मिल जाएगा, तो आप जॉब कार्ड होल्डर बन गया। तो सारे जॉब कार्ड होल्डर को आधार कार्ड के साथ लिंक करके सबका पेमेंट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू करना है करके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था। कई महीनों से बोल रहा है दोस्तों, पर यह काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कई बार डेडलाइन भी दिया था कि आपको अभी खत्म करना है, खत्म नहीं किया तो बोला एक और महीने एक्सटेंशन देता हूं, अभी करो। तो 4 बार हो चुका है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोला है कि अभी हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम उन्हीं को पेमेंट देंगे जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू अपना पेमेंट को रेडी किया है, ठीक है। नाउ ये एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। इट यूजेस द वर्कर्स यूनिक 12 डिजिट आधार नंबर एज देयर फिनेंशियल एड्रेस। तो एक वर्कर का फिनेंशियल एड्रेस जो होगा वो उनका आधार नंबर होगा, और आधार नंबर कितने डिजिट का है, 12 डिजिट का है। नाउ एबीपीएस के लिए वर्कर का आधार डिटेल्स सीड करना होगा उनके जॉब कार्ड के साथ एंड बैंक अकाउंट के साथ। तो बेसिकली आधार कार्ड को जॉब कार्ड एंड बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। एंड आधार डिटेल्स शुड ऑल्सो बी मैप्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डाटाबेस। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डाटाबेस, एनपीसीए, जिन्होंने यूपीए वगैरह लॉन्च किया था। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक डाटाबेस है दोस्तों, उसके साथ भी एक वर्कर का आधार डिटेल्स को मैप करना होगा। एंड फाइनली बैंक जो है उनका इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज IIN मस्ट इटसेल्फ बी मैप्ड विद द एनपीसीए डेटाबेस। तो एनपीसीए डाटाबेस के साथ बैंक का जो IIN है वो भी मैप करेंगे। तो बेसिकली इतना सारा लिंकिंग हो रहा है एबीपीएस के अंडर, ठीक है। पर ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। कई सारे स्टेट्स में ऐसे वर्कर्स हैं जो अभी तक आधार बेस्ड वेज सिस्टम को रेडी नहीं किया। इस वजह से 41.1% NREGS वर्कर्स इस सिस्टम से आउट होने वाला है, इन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। ये अभी न्यूज आया है दोस्तों, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आज द हिंदू में आया है। लिपटेक इंडिया करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक एनालिसिस कंडक्ट किया दोस्तों, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक्चुअली आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम करने से भी ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कुछ डाटा इसके लिए प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, द गवर्नमेंट कंटेंट्स दैट ABPS अकाउंट्स प्लग लीक्स ensure speedy payments and reduce rejections. However, a research paper authored by 5 scholars, 4 of whom are affiliated with Liptek India, reveals that statistics do not uphold this claim. तो गवर्नमेंट का कहना यह है ABPS अकाउंट अगर रेडी करेंगे तो सारे लीक्स प्लग होगा, स्पीडी पेमेंट्स हम कर सकते हैं, रिजेक्शंस जो होता है मतलब कभी कभी बैंक रिजेक्ट करते हैं पेमेंट, ये सब खत्म होगा। पर लिपटेक इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उनका कहना यह है स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बता रहा है। उनके हिसाब से बेस्ड ऑन 31.36 मिलियन ट्रांजैक्शंस अक्रॉस 10 स्टेट्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 रिकॉर्ड इन द सेंट्रल डेटाबेस मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री, टोटल अमाउंट इन्वॉल्वड इन दिस ट्रांजैक्शन इज 46.02 बिलियन, ठीक है। तो उनका कहना यह है 2021-22 से अब तक, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो 46.02 बिलियन रुपीस है, ठीक है। नाउ उनका कहना यह है नॉर्मल अकाउंट ट्रांसफर जब हो रहा था ना वो 7 डेज में प्रोसेस हो रहा था, और गवर्नमेंट बोल रहा है कि एबीपीएस के थ्रू फास्ट होगा, उतना कोई स्पीड नहीं आने वाला है, 7 डेज या उससे आसपास टाइम एबीपीएस भी लेगा करके उनका कहना है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या लिखा, देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टाइम टेकन। गवर्नमेंट का कहना यह है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम करने से स्पीडी पेमेंट्स होगा, पर पहले जो पेमेंट हो रहा था उसमें ज्यादा फर्क नहीं होने वाला करके उनका कहना है। और देखिए रिसर्च पेपर ने यह भी बोला है कि एबीपीएस के थ्रू रिजेक्शंस रिड्यूस होगा करके गवर्नमेंट जो बोल रहा है यह भी नहीं होगा, क्योंकि
2.85% ऑफ अकाउंट पेमेंट्स वर रिजेक्टेड बाय 2.1% ऑफ एबीपीएस पेमेंट्स वर रिजेक्टेड। देखिए एबीपीएस पेमेंट सिस्टम पहले से शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी तक डाटा अगर आप चेक करोगे एबीपीएस पेमेंट्स भी रिजेक्ट हुआ है 2.1% और नॉर्मल अकाउंट पेमेंट्स 2.85%। तो वही है दोस्तों, गवर्नमेंट का जो कहना है एबीपीएस करने से सब कुछ सही होने वाला है, ये ठीक नहीं करके बोल रहा है, ठीक है। अगला है साइक्लोन फ्रीक्वेंसी में राइज ओवर इंडियन कोस्ट फ्रॉम द वार्मिंग ऑफ पैसिफिक स्टडी, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। देखिए इक्वेटर के आसपास से जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिन होता है उसका इंपैक्ट हमेशा ज्यादा रहता है, काफी डिवास्टेटिंग रहता है। इन साइक्लोन्स को इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स कहते हैं। देखा जाएगा तो लास्ट टाइम इस तरह एक साइक्लोन आया था 2017 में जिसका नाम था साइक्लोन ओक्ची, जो केरला, तमिलनाडु एंड श्रीलंका के कोस्टल एरियाज में काफी डिस्ट्रक्शन पहुंचाए थे। अब एक रिपोर्ट आ रहा दोस्तों, एक स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले सालों में अगले 20-30 साल के लिए इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला है। इसका रीजन बताया जा रहा है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, और इस इवेंट का नाम है दोस्तों पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, PDO, ध्यान दीजिएगा, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। ये जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन है ये हर 20 to 30 ईयर्स में रिपीट होता है। तो अब इस पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन का पॉजिटिव फेज आने वाला है, सॉरी पॉजिटिव फेज नहीं, नेगेटिव फेज आने वाला है। अब तक पॉजिटिव फेज चल रहा था, अभी से नेगेटिव फेज शुरू होगा, जिस वजह से इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, the number of such equatorial origin cyclones was 43% fewer in 1981 to 2010 compared with 1951-1980 and this was because the PDO was in a warmer or positive phase। देखिए 1951 से लेके 1980 तक इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। अगर आप 1981 से 2010 तक कंपेयर करोगे और 1951 से 1980 तक इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी इसलिए ज्यादा था क्योंकि पीडीओ जो है एक नेगेटिव फेज में था। जब नेगेटिव फेज में रहता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स जो है ज्यादा रहता है, पर 1981 से लेकर 2010 तक ये पॉजिटिव फेज में आ गया या फिर वार्मर फेज आप बोल सकते हैं, जिस वजह से साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी कम देखने को मिला है। अब फिर से ये नेगेटिव फेज में आएगा, अब आने वाले टाइम में ये नेगेटिव फेज में रहेगा, जिस वजह से इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगा। अगर आप कंपेयर करोगे 1981 से लेके 2010 तक जितने इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स हुए, दैट वेर 43% फ्यूअर दैन 1951 टू 1980। तो 51 और 80 के बीच में जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स हुआ, उससे 43% कम हुआ था 1981 और 2010 के बीच में। पर अब ये इंक्रीज होगा दोस्तों, क्योंकि अगेन ये नेगेटिव फेज में आने वाला है, ठीक है। और इसकी वजह है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर जो है और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो ए वार्मिंग ऑफ सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक कॉल्ड एल नीनो frequently corresponds to reduced rainfall over India, whereas cooler than normal temperatures or a La Nina is linked to excessive rainfall। अब देखिए दोस्तों एल नीनो, ला नीना, ये सब के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। अगर आपको डाउट्स है तो बस हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएगा। इवन मेंटरशिप कोर्स में भी मैंने एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल फेज के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। वैसे सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का वार्मिंग की वजह से एल नीनो करके एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन होता है, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल कम मिलते हैं हमें। वेरास जब सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन कूल होगा तब ला नीना होता है, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्स्ट्रा बारिश हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है एल नीनो एंड ला नीना, इसे कलेक्टिवली एल नीनो सथेन ऑसिलेशन कहते हैं। ये बात आपको मालूम होगा। ये हर 2 से 7 साल में पैसिफिक ओशन में रिपीट होता है। पर ये जो पीडीओ के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, ये 2 से 7 साल में रिपीट नहीं होगा, ये मच लॉन्गर टाइम में रिपीट होता है, 20 to 30 ईयर्स के बीच में। तो अनफॉर्चुनेटली अब ये फेज शुरू होने वाला है, यही बता रहा है, ठीक है। However, like an ENSO, whose states can be determined any year, a positive or warmer phase of PDO can be known only after several years of measuring ocean temperatures and the interaction with the atmosphere। देखिए एल नीनो, ला नीना, ये सबका पॉजिटिव है या वार्मर फेज है, ये सब हम जल्दी पता कर सकते हैं, पर पीडीओ का पता करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हमें सालों के लिए ओशन टेम्परेचर्स और उसका एटमॉस्फेयर के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सब मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ
In 2019, PDO entered a cooler negative phase, and if it remains so, could mean more tropical cyclones in the post-monsoon months that originate near the equator. तो बेसिकली 2019 में PDO जो है कूलर फेज में या फिर नेगेटिव फेज में एंटर हुआ है, जिस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इक्वेटोरियल ओरिजिन साइक्लोन्स है वो ज़्यादा रिपोर्ट होगा। ठीक है, और एक पॉइंट है दोस्तों, अभी के हिसाब से पैसिफिक रीजन में एल नीनो डेवलप हो रहा है, जिसके इफेक्ट्स सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें रेनफॉल कम मिला है। 7% एंड 17% कम रेनफॉल हमें मिला है सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में, ये एल नीनो का डेवलपमेंट की वजह से। और पीडीओ का इफेक्ट क्या होगा इसके बारे में अभी तो स्टडीज चल रहा है दोस्तों। अगर एनसो विथ ए पॉजिटिव पीडीओ आएगा, ये अच्छा नहीं होगा, हमें बारिश नहीं मिलेगा। पर एनसो नेगेटिव पीडीओ के साथ अगर लिंक होगा, इट विल ब्रिंग मोर रेन टू इंडिया। ये कहना है एम राजीवन साहब का, जो फॉर्मर सेक्रेटरी इन द अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री रहा है और जिन्होंने ये स्टडी को को ऑथर भी किया है। ठीक है, सो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट इधर क्या है, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन जो है। फाइनल न्यूज, मोर देन 1000 schools destroyed in Ukraine since war began, says UNICEF, GS पेपर टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का कहना यह है, रशिया यूक्रेन वार शुरू होने के बाद यूक्रेन में 1300 से ज़्यादा स्कूल्स टोटली डिस्ट्रॉय हुआ है। एक तो देखिए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम था यूक्रेन में, जैसे कोविड-19 डिसरप्शन खत्म हो गया तो वार शुरू हो गया। तो पिछले 18 महीने से यूक्रेन में 1300 से ज़्यादा स्कूल्स जो है बंद है दोस्तों, और बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। टोटल स्कूल एज चिल्ड्रन में से 1/3 जो है आजकल स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं ना, अभी तक भूल चुके हैं उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा था, ये यूनिसेफ का कहना है दोस्तों। ठीक है, ऊपर से यूक्रेन में जितने वार टोन एरिया से उधर से लोग माइग्रेट हुए थे, और यूक्रेन से जो लोग माइग्रेट हुए हैं ना, उनके जो बच्चे हैं अभी तक कोई भी नेशनल एजुकेशन में एनरोल नहीं किया है, और वो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, जैसे कि उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, बच्चे समझ नहीं पा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे उधर का लैंग्वेज और जहाँ पे अभी माइग्रेट हुआ है उधर का लैंग्वेज अलग है। तो इस तरह के प्रॉब्लम लोग फेस कर रहा है ये यूनिसेफ। और एक मेजर प्रॉब्लम ये है, जब स्कूल्स बंद हो जाते हैं ना, एक तो बच्चों का एकेडमिक्स के ऊपर इम्पैक्ट तो होगा ही, लैंग्वेज, रीडिंग, मैथमेटिक्स, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट होगा। और ऑलरेडी यूक्रेन के जो टीचर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के बीच में एबिलिटी टू रीड, राइट, लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का, वो सब डिटेरियोरेट हो चुका है। ये तो हो ही रहा है, उसके अलावा स्कूल्स में बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, वो भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। वो तो घर पे ही रह रहा है। अब घर से कितना सीखेंगे, आप सबको मालूम है दोस्तों, आप जब स्कूल गए थे आपने केवल पढ़ाई नहीं किया, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट स्कूल से हुआ है कि नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये जो डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन में ऐसे बच्चे हैं जिनका 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो ये कहना है यूनिसेफ का। अब यूनिसेफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी डिस्कस करते हैं साथ साथ में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल प्रोग्राम है दोस्तों, devoted to aiding national efforts to improve the health, nutrition, education and general welfare of children। तो देखिए इनका मेन फोकस बच्चों का हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर के ऊपर है। ये क्रिएट हुआ था 1946 में एज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ICEF बाय UN रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 में जितने बच्चे अफेक्ट हुए थे दोस्तों, उन्हें सपोर्ट करने के लिए UN रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ICEF का एस्टैब्लिशमेंट किया था, और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट पार्ट बन गया था 1953 में, ध्यान दीजिएगा। फिर यूनिसेफ का नाम शॉर्टन किया दोस्तों। अभी के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है यूनिसेफ का नाम, पर अभी भी यूनिसेफ करके बोलते हैं। पहले यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड ऐसा कुछ था, पर अभी के हिसाब से इसका जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। फिर भी यूनिसेफ कहते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड मतलब UNCF कहना चाहिए ना, पर अभी भी यूनिसेफ कहते हैं, पर उसका जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। एंड इट इज मैंडेटेड बाय द UN जनरल असेंबली to advocate for the protection of children's rights to help meet their basic needs and expand their opportunities to reach their full potential। देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक मैंडेट है कि यूनाइटेड नेशंस को बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए, उनके बेसिक नीड्स
को सपोर्ट करना चाहिए, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपांड करना चाहिए, उन्हें अपना फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में मदद करना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का एक मैंडेट है और ये काम कर रहा है यूनिसेफ जो है, ठीक है। एंड इट इज गाइडेड बाय द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989। It strives to establish children's rights as enduring ethical principles and international standards of behavior towards children। तो देखिए यूनिसेफ की तरफ से कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने सेट किया है दोस्तों, किस तरह बच्चों की तरफ बिहेवियर बड़ों का होना चाहिए। इस बारे में यूनिसेफ को 1965 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड एमंग द नेशंस। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। 190 से ज़्यादा कंट्रीज में काम करते हैं। 7 रीजनल ऑफिसेस है दोस्तों, ठीक है। यूनिसेफ को गवर्न करता है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसमें 36 मेंबर्स है, जिन्हें 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और जितने एडिटोरियल आर्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन पेंडिंग है दोस्तों, वो सारे एक अलग वीडियो में हर्षित सर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।